बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दिल की बीमारियों के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये अमराज जो हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हम हमेशा से ये कहते हैं कि इनकी वजूहात में एक तो हमारा लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम बहुत सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल गुजार रहे हैं, बहुत स्ट्रेस जो है वो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है। इसी तरह हमारी खुराक भी जो है वो इतनी हेल्दी नहीं है। सो इस सब पे हम डिस्कस आज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द नंबर्स आर 0519212 0519212 और आपके सवालात के जवाबात देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर सर्व कर चुके हैं। आजकल मेडिके कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वेरी वेल। वही वाला हमारा टॉपिक ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और जिस तरह कि मैंने कहा कि लाइफस्टाइल हमारा काफ़ी स्ट्रेसफुल होता जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि सर आप ये बताएं कि अगर किसी को सिम्टम्स नहीं आ रहे और वो डॉक्टर के पास गया है, उसके टेस्ट भी हो गए हैं और टेस्टों में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे लगता है कि दिल में कोई मसला है, तो फिर आगे किस तरह से जाना है? जी, ये मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कोई सिम्टम्स या कोई अलामात नहीं होती, ठीक। वो हार्ट अटैक के साथ ही अस्पताल पहुँचते हैं। अच्छा। और वो 30% के करीब लोग हैं जिनको कोई दर्द नहीं होता, कोई सिम्टम नहीं होता और वो पहुँचते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये होता है कि पाकिस्तान में क्योंकि ये बीमारी बाकी मुल्कों के मुकाबले में जल्दी उम्र में आ जाती है, यानी 30 साल 40 साल की उम्र में और 20 साल के लोगों में भी बीमारी यहाँ पे आई है, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि 30 साल के बाद लोगों को चाहिए कि साल में एक दफ़ा अपने दिल के टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें। उन दिल के टेस्टों में क्या क्या जो मैं बता देता हूँ, और उसमें से खून के टेस्ट हैं जिसमें शुगर का टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल है, रीनल फंक्शन टेस्ट है, गुर्दे के टेस्ट हैं, यूरिक एसिड वगैरह, ब्लड CPA ये करवा लें ताकि ये बेस लाइन टेस्ट हैं और आपको शुरू में पता चल जाए कि अगर कोई ऐसी कोई चीज़ है तो उसे पता चल जाए और उसको वक्त पे ट्रीट कर लें तो आपकी जो है आगे यानी कट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। एज आपने कहा कि 30 साल के बाद अपने ये टेस्ट वगैरह ज़रूर करवा लें, क्योंकि ये भी देखा गया है सर कि अक्सर लीन होते हैं, वो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट होते हैं और जब जाके वो डॉक्टर के पास अपने टेस्ट करवाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ जाता है जी या बिल्कुल, मैं लिपिड आपको बताऊँ प्रोफाइल नॉर्मली काफ़ी तो पूरी दुनिया में डिसरप्टेड आता है। कोशिश ये होती है कि 40 साल के बाद ये ठीक। रूटीन के सारे टेस्ट हों। तो मैंने 30 साल इसलिए कहा है कि हमारे जो एशियंस हैं, जो बड़े सगीर के लोग हैं, इनके नालियों का साइज़ छोटा होता है, ठीक। डाया छोटा होता है ठीक। और इनमें इसीलिए जल्दी बीमारी है। इवन थोड़ी भी बीमारी होती है तो सिम्टम बहुत ज़्यादा आते हैं, बीमारी बहुत ज़्यादा होती है और फिर जब आती है तो उसके जो हार्ट अटैक हो या फॉर दैट मैटर कोई भी उसका कॉम्प्लिकेशन हो तो उसकी स्वेरिटी शिद्दत ज़्यादा होती है, यानी अमवात ज़्यादा होती हैं और अगर आपको हार्ट अटैक होता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आती है। ज़्यादा लोगों के हार्ट ब्लॉक होते हैं, ज़्यादा लोगों के हार्ट फेलियर होते हैं, ज़्यादा लोगों के हार्ट कमज़ोर होते हैं। तो इसलिए बेस्ट ये है कि इसको परहेज़ करें, इसे बचा के रखें, ये बीमारी आए भी ना और अगर आए तो लेट आए। और अगर आप शुरू से ही एहतियात करना शुरू कर दें और अपने 30 साल की उम्र में टेस्ट करके, जहाँ पे 30 साल की उम्र में आपके टेस्ट ख़राब हैं और वहीं से अपने टेस्ट ठीक करने शुरू कर दें तो हो सकता है बीमारी आपकी 10-15 साल लेट हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, जब लोगों को ये कहा जाता है कि जाके आप अपने टेस्ट करवा लें तो वो अक्सर ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि मैं तो बिल्कुल स्लिम हूँ डॉक्टर साहिबा, मुझ पे तो कोई चर्बी हाँ, नहीं है, मुझे तो आप तकलीफ भी कैसे? कोई नहीं है। हाँ, मुझे मुझे तकलीफ भी कोई नहीं हाँ, है और हमारा उनको मरीज़ लगता देखिए, है हमारा जी। मरीज़ उस वक्त डॉक्टर के पास आता है जब उसे तकलीफ होती है। तकलीफ नहीं होती तो वो कहते हैं जी मैं क्यों टाइम ज़ाया करूँ, पैसा ज़ाया करूँ, टेस्टों पे ज़ाया करूँ, इससे मैं अपना काम कर लूँ। वो उस वक्त हमारा मरीज़ आता है जब मजबूर हो के बिल्कुल लागर हो जाता है और कोई काम कर नहीं सकता या चल नहीं सकता तो फिर डॉक्टर के पास पहुँचता है। वो बड़ा गलत टाइम, उस वक्त तक बहुत नुकसान हो उस वक्त चुका आपका होता है पैसा भी ज़्यादा लगेगा, आपको तकलीफ भी ज़्यादा होगी, और आपको डैमेज दुख भी भी ज़्यादा होगा और और डैमेज भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आपने वो टाइम जिसमें आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके चीज़ों को कंट्रोल कर सकते थे, अब वो आप लूज़ कर चुके मैं भी हैं। आपको ये बताता हूँ कि सपोज़ कि मैं डॉक्टर हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरे घर में ये बीमारी है, मेरे वालदैन को ये बीमारी है, मेरे बहन भाई किसी को बीमारी है, मेरे ददियाल ननियाल में यानी फर्स्ट जो डिग्री रिलेशंस है उसमें
तो वो फिर मुझे उस वक्त से एहतियात शुरू कर देनी, यानी मैं अपनी खुराक का कंट्रोल करूँ कि ज़्यादा चिकनाई खाऊं, कभी कभी खाऊं, खाना बाहर खाना कभी कभी खाऊं, और ज़्यादातर जो खाना है वो घर का हो और वो मैं सादा खाना रखूं, यानी जिसमें चिकनाई कम, हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा गोश्त ना हो, पराठों का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो, हफ्ते में 1 दिन पराठे खा लिए, अंडे हफ्ते में जो वो 3 खा लिए, 3 से ज़्यादा आपने अंडे नहीं खाए, अगर खाना भी है तो सफ़ेदी खाई, दूध अगर पीना है तो बगैर मलाई के 1 गिलास पी लूँ, और सब्ज़ी और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। देखिए फ्रूट का ये मतलब नहीं है कि आप बाजार जाएं और महंगा फ्रूट लें, मैं अपने मेरे गांव में अगर बेर हैं तो मैं बेर खाऊंगा, और बेर की भी वही तासीर है जो सेब की तासीर है। तो वो बेरी के जो बेर हैं गांव में, जो घर में बेरी लगी हुई है, वो जो आप खाते हैं उसकी भी वही तासीर है जो सेब की तासीर है। फ्रूट किसी भी शक्ल में खाएं तो उसमें विटामिन, मिनरल्स और बाकी सारी चीज़ें, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, जो कि आपकी नालियों को साफ करते हैं और चर्बी को जमा नहीं होने देते, वो उनमें ज़्यादा होते हैं। जितना वो इस्तेमाल करेंगे आपकी नालियाँ साफ रहेंगी। जितना सब्जी और सलाद का इस्तेमाल करें, सब्जी का मतलब है जो भी आपको अवेलेबल है वो आप जो भी मौसम की सब्जी जो मौसम की सब्जी है, जो सस्ती सब्जी है वो ले और वो इस्तेमाल करें तो आपके दिल के लिए बेहतर है। सर एक कॉलर है हमारे साथ जी, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइएगा। मैं इज्जतुल्लाह बलुचिस्तान से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपना मसला बताएं। मसला दरअसल ये था, मेरे वालिद साहब की वो दिल की बीमारी थी पहले। ठीक है। तो फिर लिया था पंजाब, वहाँ पे हमने उसकी स्टेन लगाई थी। अभी है कि उसकी दिल में दर्द भी होती है, उसी जगह पे दर्द होती है, पूरे बदन दर्द करती है, उसकी वजह से अभी सही नहीं आ रही। ठीक है, यानी अभी भी उनको तकलीफ हो रही है, उनका था? मसला ठीक है, अभी तक उनका मसला जो है वो चल रहा है। जी वही मसला थोड़ा थोड़ा चल रहा है, दर्द करता है, कभी कभी दर्द करता है, और जब बात करते हैं जोर से तो उस पर सही नहीं लगती। तो डॉक्टर को दोबारा से दिखाया आपने? दिखाया था डॉक्टर को, उसने कहा कि नहीं वो सब बिल्कुल ठीक है। कब दिखाया था? ठीक है, कब दिखाया आपने डॉक्टर को? डॉक्टर को पिछले हफ्ते भी दिखाया था। अभी जब से गया स्टेन लगाया उसके बाद हम उसको दिखाते हैं। कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं ले रहे? क्या स्ट्रेस तो नहीं ले रहे, परेशान तो नहीं है वो अपनी तबीयत को लेकर? हाँ वही परेशान है बस। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। और ये सिगरेट भी ज्यादा पीता है। वो तो कम करना पड़ेगा। उम्र कितनी है आपके फादर की? अभी वो नहीं कम कर रहा है जी। उम्र कितनी है उनकी? उम्र उसकी तकरीबन अभी 60 से ऊपर होगी। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आई थिंक ये जो सवाल है कि जी इलाज करवाया, ठीक हो गए, लेकिन अभी तक दर्द जा नहीं रहा और तकलीफ़ है। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो हमारे पास मरीज़ आते हैं वो बीमारी कम होती है, परेशानी ज़्यादा होती है, नफ्सियाती दबाव ज़्यादा होता है। एक दफ़ा जब आपको बीमारी हो जाती है, एक वैसे बड़ी अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि जब पेशेंट को पता चलता है कि मुझे दिल की बीमारी हो गई है तो वो ऐसे समझता है कि उसे मौत की सज़ा हो गई है। और वे आप कब मरना है और कब टाइम आना, वो चीज़ नहीं है। आपको जब देखें दिल की तकलीफ़ हुई, बीमारियां जिस तरह बाकी बीमारियां, इस तरह की बीमारी, और आपने इलाज करवाया और इलाज ठीक हो गया तो आप नॉर्मल हो गए, तो अब आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। और ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि आपके उसके ज़हन से निकालना है कि आप अपाज हो गए या अनफिट हो गए। ट्रीटमेंट का ये मतलब होता है कि आपको 100% फिट किया जाए और फिट करके आपको दोबारा जो है इस काबिल किया जाए कि आप अपने सारे काम काज खुद करो, अपने आप को खुद संभाल सकें, और जो ये नफ्सियाती दबाव है इससे निकले। इनका मेरे ख्याल से वही लग रहा है। एग्जैक्टली इनका वही लग रहा है। और घर वालों को भी चाहिए कि बार बार बीमारी का जिक्र ना करें। ठीक है, वो जो डॉक्टर के पास गए, इलाज हो गया, दवाइयाँ ले रही हैं, बस ये एक कोशिश करें कि घर में उनको टाइम पे दवाई वो ले लें, और जो डॉक्टर ने परहेज बताया हुआ वो परहेज कर ले। बाकी कह जी आप नॉर्मल है, अब ठीक है, अपने काम काज करें, खुश रहें, और अपनी नॉर्मल जो दिल की रूटीन है या आगे पीछे बाहर जाना, काम करने, वो काम करें। अच्छा, बहुत दफ़ा ये भी देखा गया है डॉक्टर साहब के लोग जो हैं जो कि काम कर रहे होते हैं वो भी करना छोड़ देते हैं जब उनको पता चलता है कि मुझे दिल का मसला है। और यही वजह है कि बहुत दफ़ा औलाद अपने पेरेंट्स को बताते हुए डरती है कि आपको दिल का मसला हो गया। तो ये ठीक है छुपाना पेशेंट से कि आपको दिल का मसला है? नॉर्मली ऐसे ही होता है जी को वो कई दफ़ा मरीज हमें दिखाने कहते हैं बताना नहीं है हमारे पास आते हैं जी, पहले बच्चा अंदर आ जाता है जी वालिद साहब को दिल का मसला है पर आपने नहीं बताना। मैंने कहा जी नहीं बताऊंगा तो वो उन्हें पता ही नहीं होगा कि मुझे दिल की बीमारी है। परहेज उन्होंने करना है, आप मना करेंगे वो मना होंगे नहीं कि मुझे तकलीफ नहीं है तो मुझे मना क्यों कर रहे हो, मुझे तकलीफ नहीं है दवाई क्यों दे रहे हो। तो ये वो सारी चीज़ें मरीज़ को लूप में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरीज़ की जान और उसकी जान और उसने वो एहतियात करनी है।
आप जब वो कन्विंस होगा कि मुझे बीमारी है और मैंने एहतियात करनी है और मैंने दवाई खानी है, तो फिर वो खाएगा। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था, मेरी एज है 41, ठीक है। मेरा वेट है 97 kg। तो मैंने अगले दिन चेक करवाया था, एक डॉक्टर साहब थे वजन वाले, तो उन्होंने एक मशीन पे मुझे खड़ा करके और पकड़ा के चेक किया था। वो मुझे कहते हैं आपके दिल पे ना तीसरी लेयर स्टार्ट होगी। सर दोबारा बताएंगे? दिल में क्या स्टार्ट हो गया? उन्होंने कहा दिल के ऊपर ना चर्बी या इस तरह तीसरी लेयर बन रही है। ठीक है। वो एक मशीन वेट वाली थी, वो हाथ से पकड़ के उसके ऊपर खड़ा होना होता था। ठीक है। तो वो टेस्ट आ रहा था 30 ऐसा कुछ ना। जी ठीक है। तो कहते हैं आप आपके दिल के ऊपर तीसरी लेयर बन रही है मोटापे की वजह से। तो वो डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था, ये लेयर चर्बी की या कब वैसे बनती है, कैसे बनती है? या नहीं होती, या क्या टेस्ट करवाया जाए? कोई मसला तो नहीं हो रहा, कोई दिल का दर्द, कोई और प्रॉब्लम? दर्द तो मुझे दिल का नहीं हो रहा। ठीक है। वेट मेरा 97 है। हाँ, वेट आपका ज़्यादा है। चलें आपके सवाल का जवाब है। लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आई थिंक इन्होंने खुद ही बता दिया जो उनका मसला है, वजन इनका बहुत 97 ज़्यादा वेट है। जब आपका इतना वजन होगा तो हर ऑर्गन पे, हर उज़ पे चर्बी बिल्कुल, होगी, जब हर उज़ बाहर पे चर्बी चर्बी है होगी, तो बाहर अंदर भी चर्बी चर्बी है है। और अंदर जो आपके अज़ा पड़े हैं, अज़ा के ऊपर चर्बी होगी। और जब अज़ा के ऊपर चर्बी होगी तो वो चर्बी बड़ी टॉक्सिक होती है और वो हर अज़ा को नुकसान पहुँचा रही होती है, चाहे वो दिल है, चाहे वो जिगर है, चाहे वो गुर्दे हैं, जिसके ऊपर वो चर्बी पड़ी होगी। और इस वज़न के साथ इन्हें पता है कि इनका वज़न ज़्यादा है। मेरी इनको आई थिंक यही मशवरा है कि इन्हें चाहिए कि पहली फुर्सत में कि एक प्रोग्राम बनाएं और अपना वज़न कम करें, जिसमें से खुराक का बड़ा अमल दखल है वज़न में। वो खुराक जो है अपने डाइटिशियन को ज़रा मिले। लेकिन जो मोटी मोटी इनको चीज़ें बताने वाली है वो ये है कि जी कि मीठा बंद कर दें। ठीक है। मीठा अगर आपने खाना भी है तो फ्रूट की शक्ल में खाएं, जिसमें आम और अंगूर का इस्तेमाल कम हो, क्योंकि इनमें कैलोरी ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, और खजूर में ज़्यादा, ये कम कर दें। आजकल सर ये भी होता है कि आम भी खा लेते हैं और फिर खाना भी खा रहे होते हैं। नहीं, फिर आइसक्रीम भी साथ चल रही हाँ होती जी, है। फिर तो डिज़र्ट भी कैलोरीज चल जब रही होती है। आप सही तरीके से करेंगे, देखें ना, आप सादा खुराक रखें, खुश्क रोटी रखें, दाल सब्जी रखें, चिकनाई कम हो, कोल्ड ड्रिंक्स आप बंद कर दें, बेकरी का सामान आप बंद कर दें, रोटी को आप आधा कर दें और अपनी वॉक डबल कर दें, तो ठीक है। आपका ऑटोमेटिकली वजन कम होना शुरू हो ये जाएगा। तो और सर पहले आपने दिन जब आप पूरा शुरू वो करें बता तो दिया है, कोर्स पहले क्या आप करना है। पहले आप मशीन के ऊपर खड़े हो, ये सारा कुछ शुरू करने से ठीक है। नोट करें कि आपका वजन कितना, और एक ही मशीन होनी चाहिए। ये नहीं कि आज इस मशीन पे आता है, अगली दफ़ा किसी मेडिकल स्टोर की मशीन पे चेक कर लिया, क्योंकि हर मशीन मुख्तलिफ होती है। सही। वो वक्त वो जो वज़न है ऊपर नीचे दिखाती रहती है। तो घर की जिसकी आपने जीरोइंग सही की हुई है, वो मशीन आपकी ठीक है, उस पे ही वज़न करें और हर हफ्ते उस पे वज़न करके देखें कि कितना कम हुआ है। अच्छा, ये वज़न बड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, तो परेशान नहीं आपने होना। ये शुरू करेंगे तो आपको कम से कम आई थिंक 2 महीने में आपका वज़न, आपकी टारगेट होना चाहिए कि मेरा 5 किलो तक ये कम होना चाहिए। अगर हेल्दी वेट लॉस होगा तो वो आप उसको मेंटेन भी कर सकेंगे और उसके फायदे भी हैं। अगर आप इमीडिएटली वेट लॉस करते हैं तो उसके अपने बड़े नुकसान होते हैं, लेकिन फिर वो आपको मेंटेन नहीं कर सकते आप, और फिर दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि मोटी मोटी चीज़ें कर दें, मीठा बंद करें, रोटी आदि करें, और बेकरी और कोल्ड ड्रिंक्स ख़त्म कर दें, और ये जो फास्ट फूड है इसको बाहर वाला खाना अपने ऊपर ममनू कर दें। ठीक है, तो इनका वेट कम हो जाएगा और वो चर्बी की जो लेयर बन रही है अच्छा, वो भी चली जाएगी। ये इनका सवाल था, अच्छा सवाल था कि जब अज़ा पे चर्बी पड़ती है, जिसमें दिल है, जिगर है, गुर्दे हैं, तो जब आप वॉक करते हैं तो इन अज़ा के ऊपर से चर्बी पिघलती है और चर्बी निकलती है। वो चलने से ही कम होगी, और वो चलेंगे तो फिर जाके कम होगी। कोई दवाई ऐसी नहीं, देखिए बहुत सारी दवाइयां हैं जो वज़न कम करने वाली हैं, और मैं किसी को दवाई लिखता नहीं हूँ, क्योंकि दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और देखें, दवाई के 2 साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे वेट रिड्यूसिंग जो ड्रग्स हैं। एक आपको दिमाग के ऊपर असर होता है, एक दिल के ऊपर ही असर। अच्छा। दिल को ख़राब करती है, उसके वैल्व को ख़राब करती है, और दिमाग का ये होता है कि आपको नफसियाती किस्म की बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए दवाई का इस्तेमाल कम, जो मोटी मोटी जो चीज़ मैंने बताई ये करें, उसी को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर किसी वक्त आपने कोशिश की, आपने 3 महीने 6 महीने कोशिश की, जो मैंने बताया नहीं काम दिल किया, लगाकर। हाँ दिल लगा के, ये बड़ा ज़रूरी है। और घर में आपने मीठा, चॉकलेट, इस तरह की टॉफ़ी शाफ़ी, ये सारी चीज़ें, चॉकलेट, ये बंद हो जानी चाहिए। ठीक है। और नहीं कम हुआ
तो फिर अपने डॉक्टर से दोबारा मशवरा करें। फिर आजकल बहुत अच्छी सर्जरीज आई हुई हैं ठीक है। जो ग्रॉसली ओवरवेट है, ना कि जिनका थोड़ा वेट ज़्यादा है, जिनका बहुत ज़्यादा मोटापा है, उनके लिए सर्जरीज आई हुई हैं। वो सर्जरी जो है एक तो वेट को कम करती हैं, प्लस आपके मैदे को ज़रा छोटा करती हैं, और आइंदा भी आपका वजन जो है वो कंट्रोल रहता है। सही। तो वो मशवरे और अच्छे तजर्बाकार बंदे से, आजकल हर कोई वेट रिड्यूसिंग जो है वो सर्जन बिल्कुल, बना हुआ बिल्कुल है, ऐसे और ही। उसके बड़े नुकसानात होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक्सपीरियंस बंदा जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है उसे करवाने चाहिए। मशवरे के बाद इसके ऊपर ये मुश्किल फैसला है कि फैसला करके ये काम करें, तो फिर आगे जाके बहुत सारे मसले अच्छा आपके डॉक्टर ठीक साहब, हो ये भी सकते हैं। देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं, खा ज़्यादा रहे होते हैं और वो कहते हैं ठीक है हम दवाई ले लेंगे वेट लॉस के लिए या हम सर्जरी करवा लेंगे। तो मैं भी उनको यही बार बार बताती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरह कि आप भी हमारे प्रोग्राम्स में बताते रहते हैं कि अगर आपके दिल में हमने स्टेंट डाल दिया और आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप दोबारा वहीं पर खड़े होंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। अच्छा सर, बच्चों में कोलेस्ट्रॉल रेज्ड आ जाता है बाज़ औक़ात, उसकी क्या वजह होती है? उसमें देखिए बच्चों में दो वजह, सबसे बड़ी वजह होती है कि आप मूर्सी किस्म का हो, कंजेनिटल और इनहेरिट कर रहे हो कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम फेमिलियल कहते हैं, कि उसमें फेमिलियल कोलेस्ट्रॉल हंड्रेड्स में है, थाउजेंड में ट्राइग्लिसराइड्स है। वो ऐसा होता है कि वो आपके अंदर बन रहा है, और उसको आपने मेडिसिन के साथ, ये मुख्तलिफ तरीके हैं, मेडिसिन है, फिर उसकी सफाई है, ये सारी चीज़ें करती रहती हैं। और वो बच्चे होते हैं जिनको पहले 10 साल या 20 साल में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। अच्छा। उनकी दिल की नालियां बंद हो जाती हैं, दिमाग की नालियां बंद हो जाती हैं, आँख की नालियां बंद हो जाती हैं, गुर्दों की नालियां बंद हो जाती हैं, उनके बहुत सारे मसले होते यानी हैं। बहुत डेंजरस है ये। बहुत डेंजरस है, और उसको डायग्नोज करके उसकी ट्रीटमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट ऐसे हैं जो बड़ा रेयर है, ये वाला बहुत कम है ये वाला, सही। लेकिन जो है फिर उनकी जब ट्रीटमेंट चल रही होती है तो वो ठीक जा रहे हैं। अब आप कैन यू इमेजिन कि एक जो है यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हो, लड़की और लड़के हों, और उनकी मैंने एंजियोप्लास्टी की अभी इस एज पे, 18 साल की उम्र पे एंजियोप्लास्टी, क्योंकि नालियाँ बंद थी, चेस्ट पेन हो रहा था और प्रॉब्लम था। फिर उनकी कैरोटिड थी, वो कैरोटिड उनकी खोली जो शारग है, और दूसरा उनकी वो ट्रीटमेंट करके अपने लेवल्स जो कोलेस्ट्रॉल के, ट्राइग्लिसराइड के और एलडीएल के जो लेवल्स हैं, वो मेडिसिन स्पेशल ट्रीटमेंट है, इंजेक्शंस हैं, और प्लस वो जो है वो सही। यहाँ पर एक कॉलर है सर हमारे साथ। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं डीजी खान से बात कर रहा हूँ जी। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मेरी उम्र 70 साल है तकरीबन। ठीक है। मुझे तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल पहले मुझे तकलीफ हुई थी, उस वक्त मैं हॉस्पिटल में था अपने वालिद साहब के ठीक है। तकलीफ की वजह से। ठीक है। तो मुझे दर्द हो गया था, रात को सोते में शदीद दर्द हो गया। तो उस वक्त डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज कर दिया था। फिर 8 साल के बाद दोबारा मुझे उसी गर्मियों में और उसी टाइम रात को सोते में दर्द हुआ। फिर मैं 1 महीना निस्तर अस्पताल में एडमिट रहा। नुस्खा वही पुराना ही चल रहा है। उन्होंने ये बीपी की दवाई दी है और खून पतला करने वाली डिस्प्रिन, बस। ठीक है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह कुछ हुई है आपकी? जी जी, बाकी वो कहते हैं सारे टेस्ट कराए मैं, बल्कि मैं हर 6 महीने 8 महीने एंजियोग्राफी हुई है आपकी? एंजियोग्राफी? ना वो नहीं हुई। ठीक है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, उसकी ज़रूरत है या नहीं? नहीं, वो कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। बाकी टेस्ट 6-7 वो कर लेते हैं। तो आपको कभी कभी दर्द आ जाता है, आप कह रहे हैं रात को? अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। ठीक है। 8 साल पहले होता। अब सूरत हाल ये है, जब शदीद गर्मियां होती है या सर्दियां होती है तो पूरे जिस्म मेरे में ऐसा कमजोरी आ जाती है जैसे कोई अंदर मेरा सांस भी ना चल रहा, बहुत कमजोरी आ जाती है। चलने पे दर्द? सही। चलने पे दर्द होता है आपको? नहीं कुछ नहीं होता। चलने पे दर्द नहीं होता। होता? ज्यादा चलूं तो उससे थोड़ा सा मामूली सा वो सांस फूलता है। मामूली सा अगर थोड़ा सा वजन उठा लूं या तेज चलूं तो उससे होता है। लेकिन ठीक है। शुगर, ब्लड शुगर है आपको? ब्लड प्रेशर तो आपने नहीं, कहा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। ठीक है। सिगरेट पीते हैं? नहीं, वजन आपका कितना है? जी, वजन कितना है आपका? बेटा मैंने वजन तो कराया, लेकिन 1.5 मन होगा। ठीक है। बैठे बैठे अब चल फिर नहीं सकता मैं। अच्छा ठीक है, चले आपके सवाल का जवाब देते हैं। ज्यादातर घर में। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आई थिंक ये 18 साल से ये सिलसिला चल रहा है, और मुझे हैरानगी है इस चीज़ पे कि जहाँ पे या तो सही बंदे को ये दिखाते नहीं रहे, कार्डियोलॉजिस्ट को नहीं दिखाते रहे। अब तक इनकी एंजियोग्राफी हो जानी चाहिए थी, इनको दर्द हुआ उस वक्त वो प्रॉब्लम था,
एंजियोग्राफी जी एक ऐसा टेस्ट है जो कि हाँ, ये हमें मैं 100 पूछने वाली थी, आप बता रहे ये हैं जो तो ये बहुत हमें अच्छी बात है। 100% बताता है ठीक है। कि बीमारी है कि नहीं है, अगर बीमारी है तो कितनी ज़्यादा है, क्या ये दवाइयों से ठीक हो जाएगी या स्टेंट डालना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, या उससे भी ज़्यादा बीमारी है और आपको बाईपास करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए जब आपको शक होता है ना, देखिए जितने भी तो हम एंजियोग्राफी में ये आपकी आर्टरीज देखते हैं सर, क्या इसकी देखते हैं? आर्टरीज की तस्वीर होती है, ठीक उसमें है। इंजेक्शन देते हैं और जहाँ पे ब्लॉकेज आ जाए उस फिल्म में सारा ब्लॉकेज यानी आ उनका जाता है, साइज नजर आ रहा साइज है, उसका जहाँ नजर पर आ रहा होता ब्लॉकेज है, है वो नजर आ रहा है। किस जगह पे ब्लॉकेज है वो नजर आ ठीक है। जाती है, और कितना फिर पता ब्लॉकेज है? चलता है कितना ब्लॉकेज ठीक है, है। क्या ये स्टेंट वाली बीमारी है या स्टेंट से कम बीमारी है, दवाइयों से काम चल जाएगा, या स्टेंट से भी ज़्यादा बीमारी है, स्टेंट नहीं डाल सकता और आपको ऑपरेशन या बाईपास करवाना पड़ेगा। देखिए हमारे जितने टेस्ट हैं ना दिल के, वो कुछ मिस करते हैं बीमारी को। यानी अगर मैं टेस्ट करवाता हूँ, एक्सरसाइज का टेस्ट है जो ईटीटी मशीन के ऊपर दौड़ने वाला जो टेस्ट है, जिसे हम स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, वो करवाएं तो वो 60% तो बीमारी को पकड़ लेता है, ठीक है। 40% जो है बीमारी वो मिस कर देता है, यानी होती है और वो बताता नहीं है। अच्छा, वो तो फिर मरीज को repeat करना चाहिए? मरीज को तकलीफ होती है। ठीक है। मैं तो हमेशा जब मरीज मुझे कहता है ना जी कि मुझे तकलीफ है, तो फिर उसको तकलीफ है, चाहे टेस्ट को तकलीफ है या नहीं है, उसे तकलीफ है। सही सही। टेस्ट को फिर मैं इग्नोर करता हूँ, फिर आखिरी टेस्ट जो उसका होता है मैं उसे ट्रीटमेंट तो शुरू कर देता हूँ, फिर आखिरी जो टेस्ट होता है वो एंजियोग्राफी होती है, तो जो इनको मेरे ख्याल से- मुझे भी क्लियर पिक्चर बता देती है कि बीमारी है या नहीं और कितनी सीवियरिटी उसकी क्या है, और मरीज को भी क्लियर तो बता इनको देती है। दिखा लेना चाहिए दोबारा से डॉक्टर को एक दफा, यस, दोबारा है ना? दिखाना। मैं भी ये सोच देखिए रही जी हमारे थी। बहुत जी। सारे पेशेंट ऐसे आए हैं जिनकी आपने ईटीटी की, उनको सिम्टम्स थे, उनके ईटीटी आई, उन्होंने 9 मिनट चले, 10 मिनट चले, उनकी ईटीटी नेगेटिव आई। नेगेटिव का मतलब है कि नॉर्मल आई और उसमें से कोई बीमारी नहीं आई और शाम को घर जाके मर गए। सही। तो ये वाला सिलसिला था, कोई मसला तो उनका था, बिल्कुल, बिल्कुल। उससे प्रॉब्लम उन्हें हुआ और ईटीटी ने डिटेक्ट नहीं किया, ईटीटी ने नहीं पकड़ा। सही। तो जब मरीज कहता है मुझे तकलीफ है तो फिर उसे है तकलीफ, उसे है तकलीफ। अनलेस कि उसकी तकलीफ ऐसी है जो दिल से रिलेटेड नहीं है, किसी को मस्कुलर पेन है या ठीक है, हड्डियों लेकिन की रूल पेन आउट है, करना वो रूल जरूरी आउट है। करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक जहाँ कॉलर पे है मुझे- हमारे साथ। जी। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शुमाइला, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइएगा। जी शुमाइला, मेरा सवाल ये है कि मेरा एक कज़न है, जी जी। उसको जो है चिकनाई बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा। चिकनाई बहुत से ज्यादा रहती है, कई बार उसने डॉक्टरों को दिखाया है, उसका कोलेस्ट्रॉल खत्म नहीं होता। ठीक है, कोई दवाई ले रहे हैं वो? दवाई वगैरह उन्होंने डॉक्टरों से ली थी, डॉक्टर अंकल सरिया है ना, इधर कराची में जो हॉस्पिटल है अंकल सरिया, जी। वहाँ से भी लिए, इमाम क्लिनिक में भी इलाज कराया है, सेफी में भी कराया, मगर उनकी चिकनाई नहीं खत्म हो रही। ठीक है, ठीक है। हाँ। चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, ये सवाल आमतौर पे हर मरीज कहता है, और एक दफ़ा टेस्ट करवाता है, उसकी चिकनाई ज़्यादा आती है, उसे मेडिसिन लिखी जाती है और एक हफ्ता खाता है, फिर रोक देता है, तो कहता है जी चिकनाई नहीं खत्म हो रही। हाँ। फिर उसे परहेज बताया जाता है, वो परहेज भी नहीं करता। उसे बताया जाता है एक्सरसाइज करो, वॉक करो, वो वॉक भी नहीं करता। और फिर 6 महीने के बाद आता है मेरी चिकनाई खत्म नहीं हुई। हाँ। ये उस तरह के मरीज होते हैं। अभी उसमें ये है कि जब आपको एक डॉक्टर के पास जाएं और आपने एक एफर्ट की, कोशिश की, डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचे, अपना भी टाइम लगाया, डॉक्टर का भी टाइम लगाया, फिर आपने खर्चा भी किया और आपने दवाई भी ली या टेस्ट भी करवाए और उसके बाद आपने उसके मशवरे पे अमल ही नहीं किया, तो फिर कैसी चिकनाई और खत्म मसला होगी? ये भी है सर कि कुछ अरसा वो लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो ये इस तरह से नहीं होना देखिए चाहिए। ये बड़ा जरूरी, देखिए ये जो 2 किस्म की चिकनाई होती है। देखिए 35% चिकनाई ऐसी है जिसे आप कंट्रोल कर सकते ठीक है। हैं, यानी आप खाने पीने से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। 65% चिकनाई ऐसी है जो आपके जिस्म के अंदर बनती है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए दवाई लेनी उसके लिए दवाई लेनी है। देखिए जब आपने 2-3 महीने कोशिश कर ली, आपने खुराक एहतियात वाली ले ली, आपने वज़न कम कर लिया, आपने एक्सरसाइज की और आपकी कोलेस्ट्रॉल और आपकी चिकनाई कम नहीं हुई, तो फिर आपको दवाई की ज़रूरत है। और जब दवाई की ज़रूरत है तो फिर उसे जारी रखें। डॉक्टर के मशवरे के साथ उसकी खुराक ऊपर नीचे हो सकती है गोली की, वो आप कर लें। और जहाँ पे डॉक्टर कहे जी कुछ अरसे के लिए बंद करके देखें तो बंद कर लें। अपनी मर्जी से कोई दवाई अपनी बंद नहीं मर्जी से करनी। बंद नहीं करनी। और ये बहुत आम मसला है, मुझे समझ नहीं आती है सर कि ऐसा क्यों है कि वो शुरू डॉक्टर के मशवरे से करते हैं लेकिन ख़त्म अपने मशवरे से करते हैं या फिर अपने नेबर के मशवरे से, हमसाये के जो जी, मशवरे से वो बंद बिल्कुल। करते हैं। जी मुझे उसने कहा था कि आप बंद कर दें। हाँ, तो वो उसने कहते कहा कि हैं अगर जी, उसके वो- मसला था, मानना था मेरे पास, फिर आपको नहीं आना चाहिए था, फिर उसी का मशवरा मानना था। ये चीज़ आई थिंक इसकी जो ज़रूरत है ना हमारी
अवेयरनेस एंड आगे ही जो होती है, आई थिंक कम्युनिटी लेवल पे, टीवी लेवल पे, स्कूलों के लेवल पे, मस्जिदों के लेवल पे, कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल आपका परहेज़ कितना ज़रूरी है, डॉक्टर के मशवरे पे अमल करना कितना ज़रूरी है। सही। और जब आपको एक कोई चीज़ पता चल जाती है, जब तक वो ठीक नहीं होती है आपने उसका पीछा नहीं छोड़ना, और जब तक डॉक्टर ना कहे तो आपने कोई चीज़ ये नहीं तो छोड़नी। अपने साथ खेलने वाली बात हुई। और मैंने सर ये भी देखा है कि इवन शुगर पेशेंट वो कहते हैं इंसुलिन नहीं लगानी, तुमने क्यों शुरू कर दी है, छोड़ दो। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप डॉक्टर को सुनिए, अपने हमसायों को नहीं सुनिए, क्योंकि आपके डॉक्टर ने 5 साल मेडिकल कॉलेज में लगाए हैं, फिर उसका कितने सालों का एक्सपीरियंस है। तो एक तो गूगल को फॉलो मत कीजिए और हमसायों को भी फॉलो मत करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें और दवाई भी इस्तेमाल करें। अच्छा सर, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये 2 टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, हमारी जो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर होती है वो प्राइमरी होता है, यानी 90-95% जो है वो प्राइमरी, यानी जिसकी कोई वजह नहीं होती। अच्छा। और आपको हो जाता है, आपकी विरासत में है, आपके ख़ानदान में है, तो 50% चांस है कि आपको होगा। यानी प्राइमरी की कोई वजह नहीं कोई होती। वजह नहीं। ठीक है। सिर्फ 5% होती है जिसकी कि गुर्दों की वजह से, कोई और हार्मोन्स हैं, कोई और ट्यूमर को बना उसकी वजह से है, पैदाइशी तौर पे इशू है, वो आपने डायग्नोज करना होता है 5% को टेस्ट करके कि कोई ट्रीटेबल काज है, यानी जिसका इलाज हो सकता है और ब्लड प्रेशर ख़त्म हो सकता है, वो किया जाए इलाज ताकि वो ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाए। लेकिन ये सिर्फ 5% लोग होते हैं। अच्छा। ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पब्लिक में जो ब्लड प्रेशर होता है, ये प्राइमरी या जिसकी प्राइमरी कोई होता है। वजह नहीं होती, ये वो होता है। और आपको जब हो जाता है तो आपने इसको कंट्रोल करके रखना होता है, ठीक सारी उम्र कंट्रोल करना होता है। सही। ये एक दिन का मामला नहीं है। एक दिन का ब्लड मामला प्रेशर नहीं। है तो है, अब तो कब्र तक साथ जाएगा। सही। आपने कब्र तक अच्छे इसे तरीके से कंट्रोल उसको करना है। साथ लेके चले। अच्छा, उसको कंट्रोल करके चलें तो आपकी हाँ, नॉर्मल लाइफ गुजरेगी, कोई ठीक। कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। नहीं कंट्रोल करेंगे तो जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आपको सर से लेके पाँव तक बीमारी होगी, आपको फॉलेज भी होगा, नज़र भी चली जाएगी, दिल का अटैक भी होगा, गुर्दे भी फेल होंगे। ये सारी चीज़ें उसमें होगी अगर आपने कंट्रोल ना किया। और अगर आपने कंट्रोल करके रखा तो ये सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल करके रहेंगी और ये कॉम्प्लिकेशन बहुत कम, यहाँ मिनिमम। पर एक कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। साहब, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, खालिद नाम है मेरा, मोहम्मद खालिद। जी जी, बताएं, मुझे ना मसला 3 बताएं। अगस्त को फालिज का अटैक हुआ था, 3 अगस्त को। ठीक है। तो RIC रावलपिंडी में ना मुझे उन्होंने ऑपरेट करके ना मेरे ब्रेन में स्टेंट डाला है। ठीक तो अब है। ये मेरी पोजीशन है कि अब मैं इस टाइम, मेरी ये पोजीशन है कि मेरी जो लेफ्ट साइड थी ना वो सारी पैरालाइज हो गई थी। तो अच्छा। अब मेरी जो टांग है वो तो हरकत करने लग रही है माशाल्लाह। मैं उठ के खड़ा भी हो जाता हूँ, वॉशरूम में भी चला जाता हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत वॉक भी कर लेता हूँ। ठीक लेकिन है। जो मेरी लेफ्ट बाजू है ना उसमें कोई हरकत नहीं आ रही। अगर फिजियोथेरापिस्ट भी आता है रोज मुझे करा हाँ, रहा ये है मैं वो पूछने वाली थी, फिजियोथेरापी। फिजियोथेरेपी हो रही है आपकी? जी जी हो रही है, वो आते हैं डॉक्टर साहब रोज ना, ठीक वो है। करवाते हैं। एक्सरसाइज वगैरह जो वो बता रहे हैं वो कर रहे हैं आप घर पे? जी मैं कर रहा हूँ, लेकिन लेफ्ट साइड मेरी जो ना काम नहीं करी। उसके लिए कोई मेडिसिन तो नहीं होती जो यूज कर सकें? क्योंकि RIC ने मुझे कोई इसकी ना मेडिसिन नहीं दी, क्योंकि मुझे किडनीज की भी प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए उन्होंने मुझे सख्त मेडिसिन कोई नहीं दी। तो अच्छा। इसमें कोई मेडिसिन कोई होती है जो जिससे भी कोई फर्क पड़ जाए? ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि अगस्त में आपने कहा, तो ये इस अगस्त में आपको ये अटैक हुआ है? जी जी 3 अगस्त को ये। ठीक है। एज कितनी? एज कितनी है आपकी? 51। और आपको ब्लड प्रेशर का मसला था? नहीं मुझे नहीं शुगर। था। शुगर का मसला? शुगर का है मसला, क्योंकि मुझे किडनी की प्रॉब्लम है। ठीक है। ये उसे किडनी जब जो है ना खत्म हो अटैक गई है, हुआ था तो उसमें शुगर कितनी infection थी? था, लेकिन अब वो ठीक है। जब आपको अटैक हुआ था तो उस वक्त आपकी शुगर कितनी थी? शुगर तो मेरी नॉर्मल ही थी। अच्छा, और शुगर blood कंट्रोल्ड है pressure भी आपकी? था। दवाइयाँ ले रहे हैं उसकी? जी 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 गेट फोर, वो क्या है उसका, जार्डिमेट 40 मिलीग्राम की वो खाता हूँ। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, आई थिंक ये जो प्रोग्राम है, जैसे स्ट्रोक हो, फॉलेज हो और उसमें जो स्टंट डालना है, ये मेरे ज़माने में जब मैं हेड कर रहा था RIC तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, अच्छा। ओनली इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल। अच्छा, और very ये मैं nice। आपको बताऊं कि ये जो इससे आप देखें ना, सारी उम्र की डिसेबिलिटी से आप बच जाते हैं। आप पाज होके बिस्तर पे पड़ गए, चल नहीं सकते, आपका फ़ौरन स्टेंट डाला, ठीक हो गया, आपकी रिकवरी होगी और आप डिपेंडेंट नहीं हुए और ठीक हुए। 7-8 लाख का खर्चा होता है और ये टोटली फ्री है। अच्छा, RIC totally गवर्नमेंट- free या है। गवर्नमेंट की तरफ से ये टोटली अच्छा, फ्री ये है। बहुत अच्छा किया कि आपने बता दिया जी सर। जी। और अच्छा। ये हमारे देखें पूरे पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में ये तकरीबन 2015 से ये
तरीका इलाज चल रहा था और पाकिस्तान में अभी शुरू नहीं किसी ने किया था, किया था तो कोई प्राइवेट कर रहा था। हमने फिर ये इनिशिएटिव लेके RIC में शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 200 से ऊपर तक ये केस कर चुके हैं, सारे स्टेंट डाल चुके हैं और बाकी जो तरीके इलाज है वो 100-150 लोगों को उस तरीके से किया और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी। अभी इनका जो बात है, इनकी 2-3 चीज़ें आई थिंक इनके, एक इस यंग एज पे स्ट्रोक हुआ है, 2 चीज़ें होती हैं, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, आपकी चिकनाई कंट्रोल नहीं है, आपका वज़न ज़्यादा है, आप एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर फालिज होता है। हाँ, इनको फालिज वो लकी कि RIC था इधर और ये पहुंच गए और इनका ये स्टेंट वगैरह उससे उन्होंने क्लॉट निकाल दिया और नाली खुल गई, ब्रेन की नाली खुल गई। अब इनका जो सवाल था कि जी कि मेरी जो बाजू में कमजोरी रह गई है, बाकी तो मैं चलता फिरता हूँ, कोई दवाई ऐसी नहीं है जो आपके बाजू में ताकत लेके आएगी, कोई टीका ऐसा नहीं है जो ताकत लेके आएगा, आपकी अपना इरादा और फिजियोथेरेपी। बिल्कुल। आप फिजियोथेरेपी को साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, सिर्फ फिजियोथेरेपी से ये ठीक होगा। और आपने फिजियोथेरेपी बाकायदगी से करनी है और अच्छी जगह पे करनी है जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट को पता है कि वो क्या फिजियोथेरेपी करवा रहा है। ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपने मुख्तलिफ मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करना और बहुत सारी तरीका इलाज है जो करना होता है, लेकिन दवाई कोई ऐसी नहीं है कि टीका जिससे हो, जितना होना था ठीक इसने हो लिया। अब आपकी अपना जो है हिम्मत है कि आप कितनी फिजियोथेरेपी से ठीक करते हैं और रेगुलर फिजियोथेरेपी के उससे ठीक हो जाएगा। और आगे से इन्होंने ये कोशिश करनी है कि अपनी शुगर को कंट्रोल करके रखना है। इनकी सुबह की शुगर 110 से ऊपर ना जाए, शाम वाली शुगर खाने से पहले 160 से ऊपर ना जाए, ये इस रेंज के अंदर रहेगी तो ये फालिज भी ठीक रहेगा, वरना एक और फालिज आएगा। हाँ, और ना सिर्फ एक और फालिज आएगा बल्कि इनके दिल की नालियां बंद होकर हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वॉक करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है और डाइट का ख्याल रखना सही। बहुत और ज़रूरी है। अगस्त में इनको हुआ है और ये कह रहे हैं कि काफ़ी इनके जो अभी तो इनकी एक्टिविटी ये है वो recent- वापस ये बिल्कुल इसी साल रिसेंट का, अभी तो इनको ये हुआ है। टाइम लेगा, हाँ, टाइम लेगा, टाइम बिल्कुल। लेगा, इसमें लेकिन सब्र ये करें, लगे रहें, लेकिन करते फिजियोथेरेपी रहें, बहुत हाँ, ज़रूरी तो है, ये बहुत ठीक हो ज़रूरी है। जाएंगे और ये इंशाल्लाह। होता है ना, कई दफ़ा मरीज कभी एक शहर में पहुंच जाता है, कभी दूसरे शहर में पहुंच, तीसरे शहर में जी वहाँ फालिज का इलाज होता है। फालिज का कोई इलाज नहीं है। आपने फालिज का वही इलाज हुआ जो आपका हो गया, सही। 7-8 लाख में फ्री आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, अब आगे आपका काम शुरू है और आपने फिजियोथेरेपी आपने वो करना है। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा। मैडम जी, मेरी डॉक्टर साहब से बात करवानी है आपने। जी जी करें आप। सुन रहे? अच्छा, मैं ना 10 साल से तकरीबन हार्ट पेशेंट हूँ। मेरे 2 स्टेंट डले हुए हैं। ठीक है। 2 स्टेंट डले हुए हैं, तो मैं अक्सर कभी कभार इमरजेंसी भी यहाँ आपके हॉस्पिटल में आ जाती हूँ। मैं पिंडी से ही बात कर रही हूँ, आपकी मेडिकल कॉलोनी से। तो अब ये मेरा मसला है कि मेरे मैदे में हर वक्त शदीद दर्द रहता है, शदीद दर्द रात दिन। ठीक उसके है। अलावा मेरा ये सारी साइड जो है ना, जिगर वाली साइड भी, ये मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाई, टेस्ट भी करवाए हैं, तो उनसे ज़ाहिर हुआ है कि उस पे फैट है जिगर पे। तो मैदे में भी तकलीफ है और साथ दिल में भी कभी कभी पेन शुरू हो जाती है, तो बेचैनी रहती है, हर वक्त हद से ज़्यादा बेचैन रहती हूँ। यानी ना चैन से सो सकती हूँ, ना दिन को मेरा गुजरता है। थोड़ी उठ के वॉक करने की कोशिश करती हूँ, फिर वो बस बेड पे ज़्यादा टाइम गुजरता है। ठीक है। तो वेट मेरा 83 है। ठीक है, तो वेट आपका मैं 83 है। अच्छा, जो दवाइयाँ आपको दी हैं उसमें गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन के लिए भी दवाई होती है, क्या आप वो ले रही हैं? कौन सी दवाई? कोई मैदे वाली? मैदे वाली दवाई जो दी जाती है मैदे को बचाने के लिए, वो आप ले रही हैं साथ? हाँ जी, मैदे की अक्सर दवाइयाँ मैं खा रही हूँ, साथ ही साथ जो मुझे यानी कि डॉक्टर देते हैं मैं लेती हूँ दवाइयाँ। मैदे की भी लेती हूँ, दिल की भी लेती ये हूँ। मैदे पे जो दर्द है ये चलने पर हो रहा है या बैठे बैठे भी आ जाता है? ये हर वक्त तकलीफ में रहती हूँ मैं। ठीक हर है। वक्त तकलीफ में रहती हूँ, खाना खाने के बाद भी, पहले भी। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया है आपने? मैदे वाले डॉक्टर? मैदे वाले जो डॉक्टर होते हैं। हाँ जी, मैदे वाले डॉक्टर को मैंने दिखाया था। वो क्या कहते हैं? तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी थी, उससे वक्ती तौर पे आराम आया था थोड़े दिन। तो आपने छोड़ दी वो दवाइयाँ? हाँ जी, वो फिर जब मैं दर्द खत्म हो गया 2-3 माह, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन अब दोबारा से मुझे वो तकलीफ शुरू है। कितना अरसा दवाइयाँ खाई थी आपने? मैंने वो 2-3 माह खाई हैं। अच्छा ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। नहीं, अभी प्लीज मेरी बात जी जी बताइएगा। अभी मेरे पाँव में ना इंतहाई स्वेलिंग होती है। ठीक है। और मेरे पैरों में जैसे ना कोई हवा भर रहा है। अच्छा। मेरी टांगों में बहुत दर्द होता है रात के टाइम, खासतौर पे पट्टियां बांध के लेटती हूँ। शुगर है आपको? शुगर है, मैं इंसुलिन लगाती हूँ 2-3 टाइम। चलने पर सांस फूलता है आपका?
सांस में चल ज्यादा नहीं सकती, मेरी टांगे काम नहीं ज्यादा करती, बस बहुत होगा 2 मिनट 3 मिनट। वॉक वो करते भी ठीक है, स्टिक वॉक पकड़ कर के। रही हैं आप? 2-3 मैं वॉक कर ही नहीं वॉक सकती, नहीं 2-3 मिनट बस मुश्किल से स्टिक पकड़ के जितनी मेरी कोशिश होती है। तो और- मैं इधर अपनी गैलरी में, मैं ऊपर वाले हिस्से में रहती हूँ, तो ठीक है। कभी कभी नीचे उतर जाती हूँ। मेरी ये कॉलोनी बहुत अच्छी है, आपका हॉस्पिटल इसी में बना हुआ है। ठीक है, और आपने एज कितनी बताई है अपनी? मेरी एज है तकरीबन 58 होगी अच्छा, ठीक है। कंट्रोल रहता जी। शुगर कंट्रोल्ड है आपकी? शुगर मेरा कभी बहुत हाई हो जाता है और कभी कंट्रोल हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है। तो दवाइयाँ वगैरह भी मुझे हर वक्त मुयस्सर है, मुझे आराम भी मुयस्सर है, खाना वाना भी ठीक है। खाती हूँ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं खाती। चलें आपके सवाल का बहुत जवाब कम- लेते हैं। हाँ, बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो इस वक्त बेचैनी है ना काफी दिनों से, ठीक है, काफी दिनों से, कि मैं ऐसी बस नफसियाती मरीजों की तरह बाजुओं को मरोड़ती हूँ, कभी टांगों को ऐसे करती हूँ, कभी ऐसे करती हूँ कि मैं कैसे टाइम ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी, आई थिंक ये वो टिपिकल पेशेंट है हाँ, ये टिपिकल पेशेंट है। जिसने वॉक नहीं करनी, हाँ। ना वॉक करने का कोई ना कोई बहाना बताना है कि जी चला नहीं जाता, 3 मिनट नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? सही। आपका इलाज ही चलने में। हाँ, आपकी इंसुलिन कम होगी, आपकी टांगों का दर्द कम होगा, सही। आपकी स्वेलिंग कम होगी, आपका शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा, और आपके बहुत सारे जो नफसियाती मसले, जो टेंशन वो है, वो भी कम हो सॉल्व हो जाएंगे। वो काफ़ी है। इनको ये चाहिए कि सबसे पहले आदत डालें, जो इनका इलाज का नंबर 1 जो चीज़ है वो चलना। ये सुन लें आप। जी नंबर 1 चीज़ है कि चलना शुरू करें, और कम से कम शुरू में चलेंगी तो नहीं चल सकेंगी, थकावट हो जाएगी, आप सांस 10 फूलेगी, स्टेप्स दिल भी की लें, लेकिन लें। लें जी। 5 10 मिनट के पहले बाद दिन वो पहले 20 दिन हो 5 जाएंगे। मिनट चले, हाँ, अगले दिन 6 मिनट चले, रोजाना 1-1 मिनट बढ़ाते जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेमिना बनता जाएगा, और ये खुद ही महसूस करेंगी कि इनकी तबीयत बहुत बेहतर हो रही है, इनको नींद भी प्रॉपर आ रही है, टांगों का दर्द भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, शुगर कंट्रोल बेहतर हो गया, और बहुत सारी बेचैनी। और जो अब मैदा जो है, जब आप खा के बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, तो आपका मैदा 24 घंटे ही तकलीफ करेगा। वो हजम तो होता ही नहीं है, नीचे खाना जाता ही नहीं है, मैदा खाली नहीं होता, अगले खाने का टाइम ही नहीं बनता। तो ये चीज़ें हैं जो मेन मसले। देखिए, हमारी देखा जाए तो हमारे ज़्यादातर जो मरीज़ हैं, उनका एक ही मसला है, कोई चलते नहीं। हाँ। और ना चलने का कोई ना कोई बहाना उनके पास होता है। अच्छा, मैं कभी कहती कमर हूँ में दर्द सर कि निकलाता है, टीवी कभी देखते घुटने में वक्त दर्द आप निकलाता है, और चलना कभी शुरू जो है कर वो दें। कहते हैं जी सांस फूलना शुरू हो जाता है। वो चलेंगे तो हमारा मुझे अगर आप प्रोग्राम एक देखते हफ्ते के वक्त लिए भी लिटा आप लोग दें, चले। मुझे एक हफ्ते के लिए ठीक है। लिटा दे एक बिस्तर पे, और फिर हफ्ते के बाद कहें कि जी कि आप वॉक करना शुरू करो, तो मेरी सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, मेरी नब्ज तेज हो जाएगी। रीजन बीइंग कि जिस्म हिला वो नहीं है, वो तो लेटा रहा है। जब आप चलाते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये नॉर्मली होती है, ये बीमारी की वजह से नहीं होती। तो आप जब चलना शुरू करते हैं तो ये फिर सारी मसाइल चीज़ें हल हो सेटल जाते होने हैं। में यहाँ पर एक और मसाइल कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा। जी, मैं मुबशर इकबाल बात कर रहा हूँ लिया से। डॉक्टर साहब से मेरा एक थोड़ा बहुत सवाल है। जी जी पूछें। जी सर, 2015 में मेरे वालिद साहब को अंजाइना हुआ था, तो उसमें सर उसके बाद हमने ज़्यादा गौर नहीं किया, तो 2020 में एंजियो करवाई थी, उसमें टीबीडी निकली है, ट्रिपल वेसल डिजीज निकली है। ठीक है। तो उसमें ये है कि हम जो है कैबेज वाली साइड पे नहीं जाना चाह रहे, तो उसके हवाले से अगर कोई मेडिसिन पहले चल रही है उनकी हार्ट की। उम्र कितनी है आपके वालिद साहब की? तो मैम उम्र है उनकी 55 ईयर। अच्छा, कैबेज क्यों नहीं करवाना चाह रहे? मैम बस कैबेज इस वजह से नहीं करवाना चाह रहे क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो, क्योंकि मैं खुद एक कैथ टेक्नीशियन हूँ, एंजियोग्राफी करवाता हूँ। एंजियोप्लास्टी नहीं हो? एंजियोप्लास्टी हुई है उनकी? नहीं, एंजियोप्लास्टी नहीं हुई सर, क्योंकि कैल्सिफिकेशन बहुत ज्यादा थी, उस वजह से नहीं हो सकी। तो दवाइयाँ ले रहे हैं, उससे कंट्रोल्ड है मसला या नहीं हो रहा? जी मेडिसिन चल रही है उनकी, लेकिन कभी कभी एंजाइना पेन होता है। ठीक है, तो अदरवाइज नहीं होता। ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं कि कैबेज करवाएं या ना करवाएं या दवाई लें? मतलब सवाल क्या आपका? तो हम बिल्कुल भी जाना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, ठीक है, चले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी ठीक है जी। सर, ये कैबेज नहीं करवाना चाह आई रहे। थिंक इनका जो है, एक तो देखिए जब पेशेंट उसके पास 3 ऑप्शंस होती हैं ठीक है। कि अभी इनकी अगर सर्जरी बनती है तो सर्जरी एडवाइस की जाती है, वो कहता है जी मैंने नहीं सर्जरी करवानी, वो मरीज़ की अपनी विल है और अपनी मर्ज़ी है, वो ना करवाना चाहे। फिर यह है कि क्या उसकी कोई एंजियोप्लास्टी हो सकती है, वो सीडी देखी जाएगी, कुछ एंजियोप्लास्टी हो सकती है, कोशिश करके तो वो हो जाए। अगर वो भी नहीं हो सकती और दवाइयाँ जो खा रहे हैं और दवाइयों से अगर उनकी आराम है तो फिर दवाइयाँ खाते जाएं।
उनको लेकिन वो इस- कह रहे हैं कि दर्द आ रहा है उनको। नहीं, दैट मीन्स कि अब देखें अभी दवाइयों को मसला भी है। आपने ऑप्टिमाइज करना है, ठीक उनकी है, खुराक बढ़ानी adjust है, करना है एडजस्ट उनको। करना है, उस हद तक लेके जाना है कि मरीज़ को दर्द ना हो, यानी उसकी लाइफ कंफर्टेबल हो, चले तो दर्द ना हो। रोज़ाना की जो एक्टिविटी काम करना भी 55 को ज़्यादा उम्र नहीं है, थोड़ी उम्र है। पहले तो उन्हें कन्विंस किया जाए कि अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी करवाएं, बिल्कुल, क्योंकि और सर्जरी का जो है वो फ़ायदा होता है। सर्जरी आजकल जो है वो कामयाब बिल्कुल होती एज है, भी इतनी नहीं है इनकी, तो या एज भी इनकी नहीं है हो तो सकती करवाना है चाहिए। देखिए सर्जरी। सर्जरी आजकल बाईपास करवाते हैं तो बड़ी उसकी कामयाब कामयाबी है। के चांसेस हैं 96 से 99%। बिल्कुल, और वेरी हाई रिस्क जो है वो 1 to 4% है, यानी ठीक है। 1 से 4% लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो अगर ज़रूरी है, देखिए हर कोई कोशिश करता है कि ऑपरेशन ऑपरेशन से ना हो। बचे या सर्जरी ठीक से है। बचे, ना सीना चाक हो, ना बेहोश हो, ना सर्जरी हो। लेकिन जब मजबूरी है करवाना है तो फिर आपने करवाना है। लेकिन फिर भी अगर मरीज़ डरता है तो उसकी उस ओपिनियन का या उस चीज़ का हम जो है वो तो फिर दोबारा से दिखा लें और मेरे वैल्यू ख्याल से करते हैं, देन हम मरीज के डोज साथ एडजस्ट उसकी करवा मर्जी के लें। मुताबिक जाते हैं। ठीक है। फिर उसकी कोशिश हम ये करते हैं कि मरीज को दवाइयाँ दी जाएं ताकि उसे तकलीफ ना हो। ठीक है। साथ ही साथ मरीज को हम रिस्क भी एक्सप्लेन कर देते हैं ना करवाने का। रिस्क उसको पता होना चाहिए कि सडनली क्या हार्ट अटैक हो advantages सकता है, हैं और- सडनली मसला हो सकता है, ठीक है। सडनली मौत वाक़या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन ऐसी जगह पे मसला हो सकता है जहाँ पे आपको मेडिकल हेल्प यहाँ अवेलेबल पर नहीं एक है। और कॉलर ने हमें ज्वाइन कर जी, लिया है जी। सर, उनको लेते हैं। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद नवाज बात कर रहा हूँ। जी बताइएगा। जी मेरी वाइफ बीमार हो गई थी, उसको ना डिलीवरी हुई तो पता लगा कि उसके दिल के वाल बंद हो गए हैं और एक दिल का वाल लीक हो गया है। ठीक है, तो उसका इलाज हुआ है? जी अभी ना वो मैंने टेस्ट वगैरह करवाए को करवाइए तो उससे 2 दिन हॉस्पिटल में गया हूँ, वो कह रहे हैं कि सर्जरी होगी इसकी। ठीक है। तो इसका बेस्ट हल क्या है मैडम? वो उसको सांस भी बहुत चढ़ जाता है। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है आपकी बीवी की? उम्र सिर्फ 25 साल है और वो कहते हैं रोमैटिक फीवर हो गया है, इसकी वजह से ना ये मसला बन गया है। हाँ, तभी वाल्व का मसला हो रहा आपको है। हुआ? एको हुआ है उनका? जी एको हुआ है उनका। कितने % लीकेज है? एको के मुताबिक लीकेज का पता नहीं है, तो वो कह रहे हैं एक वाल रिपेयर होगा और एक आपका वाल मुकम्मल तौर पे बंद हो गया है जो नया डलेगा। इजेक्शन फ्रैक्शन पता है आपको? दिल कितना काम कर दिल कितना काम कर रहा है? दिल तो उसका 40% काम कर रहा है। 40%? 40%, 45 आपने कहा। ठीक है। बैठे हुए या लेटे हुए सांस बैठे फूलती हुए या लेटे हुए उनको सर सांस कह रहे हैं फूलता कि है। सांस फूल रहा है, तो बैठे हुए बैठे हुए थोड़ा कंट्रोल हो जाता है मगर जब लेट गया तो बिल्कुल सांस नहीं आ रहा। ठीक है। ठीक जी जी चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, इनके आई थिंक इनके सवाल का मैं जवाब अभी देता हूँ। जो पिछली बात हमारी हो रही थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है। सर्जरी करवाएं, स्टेंट डलवाएं या दवाई खाएं। ठीक है। दवाई अगर आपने खानी है तो आपने बाकायदगी से खानी है, रिलीजियसली खानी है, कोई दवाई मिस नहीं करनी, वज़न अपना कम करना है, पेट भर के खाना नहीं खाना। जहाँ पे आपको दर्द होता है वो आपकी हद है, उससे आगे रुक आपने जाएं। काम नहीं करना, रुक जाना है और वजनी चीज़ कोई नहीं उठानी, 5 किलो से ऊपर वजनी चीज़ नहीं उठानी, चढ़ाई नहीं चढ़नी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, नींद से 6 से 8 घंटे जो है पूरी करनी है। दवाई की एक खुराक मिस होगी आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा। आप दवाइयों पे चल रहे हैं, फिर वो दवाइयाँ आपने बंद नहीं करनी है। जहाँ पे आप कन्विंस हो जाए, जब आखिर में मजबूर हो जाता है मरीज़ कि वो दवाई खाता है उसके बावजूद उसे सीने में दर्द हो जाता है, तो फिर वो कहते हैं नहीं अब मेरा कुछ करवाएं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है। ना आप खाना खा सकते हैं, ना आप सो सकते हैं, ना आप नहा सकते हैं, ना आप बातें कर सकते हैं, आपको दर्द हो जाता है। तो फिर उस वक्त जब जाते हैं तो कई दफ़ा हार्ट कमज़ोर होता है, उस वक्त वो रिजल्ट नहीं होते जो इस वक्त रिजल्ट हो। ठीक है। तो इस पर सही टाइम पे अगर आप सर्जरी करवाएंगे, सही टाइम पे अपना इलाज कराएंगे तो ठीक होगा। लेकिन आपका दिल नहीं करता, नहीं करवाना चाहते, तो फिर अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से जरूरी हाँ, है। दवाई दूसरा यूज़ जो आपका करनी। कॉलर था उसमें आई थिंक उनका वैल्व इतना ज़्यादा बहुत लीक लीक, करता है कि बिल्कुल। उन्हें फिर सर्जरी जल्दी करवानी सर्जरी चाहिए। बिल्कुल और ज़रूरी एको की जो रिपोर्ट अगर कहती है, फिर कई दफ़ा दिल इतना बड़ा हो जाता है, फुटबॉल बन जाता है और इतना कमज़ोर हो जाता है कि फिर सर्जरी हो ही नहीं सकती। अगर होती है तो उसके वो रिजल्ट नहीं होते। बिल्कुल। इन्हें सर्जरी जल्दी करवानी चाहिए। और बहुत सारे पेशेंट्स डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि सवाल में ही अपना जवाब भी खुद ही बता देते हैं कि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे मरीज जो है ना वो बेचारे आई थिंक उनको फैसला करने में मुश्किल होती है। हाँ, उन्हें एक डॉक्टर को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। फिर डॉक्टर को उसको हर इलाज के फायदे और फवायद और नुकसान जो है नुकसानात वो बताने बताने चाहिए। चाहिए और नया ना करवाने के नुकसान बताने चाहिए। क्या बिल्कुल। होगा, लेट होगा तो क्या होगा, जल्दी होगा तो क्या फ़ायदा। ये सारी चीज़ें जब हो कि वो कन्विंस होते हैं तो फिर वो मेंटली तैयार होते हैं। बेचारे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं क्या करूँ। क्योंकि जिस तरह कि हम कह रहे हैं कि एक शख्स उनको कोई मशवरा दे रहा है, दूसरा शख्स कोई और मशवरा दे रहा है, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट सर कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो सर डॉक्टर्स के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि वो काउंसलिंग करें, तो कोई काउंसलर्स के पास ये जा सकते हैं? हॉस्पिटल में कोई ऐसी सर्विस होती है जो कि उनको गाइड कर सके कि
व्हाट्स द राइट डायरेक्शन, क्या करना चाहिए? उसमें बेसिकली होता इस पे ये कोई है काम कि होना चाहिए सर? उसमें What do you आप say? मरीज को बता के क्लिनिक से बाहर भेजते हैं, दरवाजे फिर वापस आता है जी। अच्छा। वो आपने क्या बताया था? वो जब डॉक्टर बोल रहा होता है तो उसके कान बंद होते हैं, सिर्फ आंखें खुली होती हैं। वो सुन नहीं रहा होता कि डॉक्टर क्या बता रहा है। जो मेरा तजर्बा है उसे बताना पड़ता है, और मैं तो हैमर करता हूँ, यार नहीं करवाओगे तो मर जाओगे, सही, ये करवाना और ये मेरा आखिरी फैसला है, इसके बाद तुम्हारी मर्जी है। दोबारा इस ओपिनियन के लिए आपने मेरे पास नहीं आना। मैंने आपको ओपिनियन अपनी बड़ा दे अच्छा दी। आपने कहा कि हैमर करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें डराना भी पड़ता है बाज़ औक़ात, क्योंकि जब डराते नहीं है तो देखिए वो मरीज में फ़र्क होता है हाँ ना। जी। एक एजुकेटेड मरीज है, आप उसे बताते हैं, तरीके से बताते हैं, सुन लेता है, उसे रजिस्टर कर लेता है, उसे समझ आ जाती है। एक मरीज है वो नहीं समझ, वो नहीं सुनना चाहता कि उसका ऑपरेशन हो। सही, आप बताएंगे भी वो नहीं सुनना चाहता, आप उसे बताना पड़ता है, यार ना करवाओगे तो नुकसान, फिर आपने उसी के तरीके से बताना होता है। और जो हम चलने की बात कर रहे हैं सर, मेरी अपनी मदर ने, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप टीवी वॉच करते वक्त थोड़ा सा चलें, 5 मिनट चलें, फिर बैठ जाएं, फिर 5 मिनट और चलें। तो जो वो एक पेशेंट थी जो कि कह रही थी और आपसे पूछना चाह रही थी, तो उनके लिए हमारा यही मशवरा है कि वो चलना शुरू करें। जब वो चलना शुरू करेंगी तो उनके बहुत सारे मसाइल, जिस तरह के वो कह रही थी कि मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, फिर उनको फैटी लिवर था, फैटी लिवर भी उनका ठीक हो जाएगा। जो कि वो कह रही हैं कि पाँव में वर्म आ रहा है, स्वेलिंग हो रही है, वो भी उससे ठीक हो जाएगी। तो आपके सारे मसाइल तो वहीं पर हल हो गए। देखें यहाँ पे आई थिंक फैमिली की जो है वो रोल आ जाता है। सही, कि बच्चों का रोल आता है, मियाँ बच्चों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मियाँ का रोल कि है। मियाँ अपना टाइम निकाले या बच्चे अपना एक टाइम निकाले और अपनी वालदा को पकड़ के 5-10 मिनट के लिए वॉक करवा के लाएं, जैसे बच्चे को वॉक करवाते हैं। बिल्कुल, वो उसको आदत पड़ेगी वॉक करने की, तो फिर उसके बगैर भी वो वॉक कर लेंगे। लेकिन आदत डालना, किसी ने साथ जाना, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, फैमिली स्पोर्ट में ये आता है कि हो सकता है उन्हें डर होता है मैं चलूंगी तो गिर जाऊंगी, बिल्कुल, हो सकता है मेरे क्योंकि घुटने old age में दर्द करे, गिरने मेरी के भी कमर दर्द मसाइल है, हो मैं जाते गिर हैं। जाऊंगी, मुझसे नहीं चला जाएगा, फिर कौन संभालेगा, जी। बाहर कौन संभालेगा। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो देने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि फैमिली मेम्बर कोई ना कोई जिम्मेदारी ले। जो टाइम उन्होंने बचपन में आपको दिया है, अब आप उनको वो टाइम दें। बहुत और ज़रूरी। जिस तरह की मोर्टेलिटी रेट भी सर इंक्रीज़ कर जाता है बाय 10% अगर आप बेड रिडन हो जाते हैं। अगर आप अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं तो आप ख़ुद बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और मुझे अटैक करो। तो ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि थोड़ा चलें, स्टिक के साथ चलें, बच्चे जो हैं वो आपको कंपनी दें, आप उनके साथ जो है बाहर निकलें, थोड़ा सा बाहर जाके बैठें, आपका ध्यान भी चेंज होगा और आपकी सेहत भी जो है वो बेहतर हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है जब आप चार दीवारी में घुट के बैठ जाते हैं और बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल, आप जब बाहर निकलते हैं रोशनी और हवा लगती है और दुनिया देखते हैं, दुनिया चल फिर रही है, घूम फिर रही है, देख रहे हैं, हर एक के मसले हैं, लेकिन लोग अपने काम के कारोबार के सिलसिले में चल रहे हैं। कोई लंगड़ा के चल रहा है, कोई बड़ी मुश्किल से चल रहा है, लेकिन चल रहे हैं, चलते रहें। हाँ, वो कॉलर अपने हैं यहाँ रोजगार। पर तो हमारे साथ ये हैं। वाली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? बशीर अहमद बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, बताइएगा। ये मेरा डॉक्टर से जरा पूछ रहा था कि मैंने 2-3 दिन पहले एंजियोग्राफी कराई है। ठीक है, 31 तारीख को। ठीक है, तो उसमें एक वाल बंद है। तो क्या बताया उन्होंने? क्या बताया उन्होंने फिर? वो उन्होंने एक टेस्ट लिख के दिया, न्यूक्लियर टेस्ट, वो 6-10 को उन्होंने कहा ये कराना है। तो वो मुझे हार्ट अटैक हुआ है कभी आपको या दिल में दर्द वगैरह? अटैक हुआ था 2018 में, जनरल साहब ने खुद ही मुझे मेरी एंजियोग्राफी की थी। ठीक है, तो 2 स्टंट डाले थे। ठीक है। तो अब जो है ना, ये मैंने 31 तारीख को एंजियोग्राफी कराई है। एक तो मेरी ये बाजू इतना सूजा हुआ है एंजियोग्राफी की वजह से। ठीक है, तो स्टंट सही काम कर रहा है? स्टेंट आपके सही काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या बताया है एंजियोग्राफी में? एक स्टंट जो है ना वो बंद है। एहतियात कर रहे थे आप? दवाइयाँ खा रहे थे? दवाइयाँ खा रहे थे? दवाइयाँ खा रहा था, बिल्कुल प्रॉपर दवाइयाँ खा रहा था। ठीक है, वॉक वगैरह कर रहे हैं? वहाँ वॉक भी कर रहा था। तो अब उन्होंने 4 हफ्ते के बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट का लिखा है। ठीक है, तो अब जो है ना तकलीफ भी है, हो रही है। तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं सर से कि आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ, ये जल्दी अगर हो जाए टेस्ट। तो ये मैं रात को भी अस्पताल गया था। ठीक है, तो हर रोज अस्पताल जाना पड़ता है। तो ये जरा ये एक एंजियोग्राफी जो कराई है ना, ये मेरा बाजू जो है ना वो इतनी स्वेलिंग हुई है, दर्द होती है, रात को भी नींद नहीं आती। तो ये इसका भी जरा पूछना था, ये एंजियोग्राफी की वजह से है या फिर? ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
जी सर। जी, एक तो पहले इनका सबसे जो अर्जेंट प्रॉब्लम है बाजू का प्रॉब्लम है। हाँ। बाजू जो है वो नॉर्मली जब एंजियोग्राफी करते हैं तो बाजू में दर्द होता है, कभी सूज जाता है, तो उसको बाजू को ज़रा उठा के रखें, यानी यहाँ पे अगर है तो सीने के साथ ऐसे लगा के रखें, लटका के ना रखें। अगर आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं तो नीचे तकिया रख लें, तो ये सूजन भी कम हो, दर्द भी कम हो जाए। चंद दिन ये दर्द रहता है तो दर्द की गोली खा लें, पैरासीटामोल 2 गोलियाँ खा लें सुबह दोपहर शाम, या डायजेजिक ऐसी कोई गोली है दर्द के लिए ले लें, चंद दिन रहता है फिर ठीक हो। ये बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला ये है कि आपका स्टेंट बंद हुआ है और आपके जो है वो एंजियोग्राफी हुई है और बीमारी है, और मेरा ख्याल है कि इन्होंने बताया नहीं कि डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया कि क्या इन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत होगी बाईपास की या स्टेंट की ज़रूरत होगी। तो वो थैलियम स्कैन जो है वो उन्हें तो बड़ा लकी है कि 1 महीने का टाइम दिया है, वो तो 6-6 महीने का टाइम मिल रहा है। रश मरीज इतने ज़्यादा हैं और मशीनें थोड़ी हैं इस टेस्ट की, तो महीना इसका मतलब है कि इनको तो बड़ी फेवर की है किसी ने, तो इसलिए महीने के बाद वो टेस्ट करवाएं और उस पर जो रिजल्ट आता है फिर डॉक्टर के मशवरे के साथ अपना इलाज करवाएं। अगर उसमें कोई आता है जी कोई करने का फ़ायदा नहीं होगा ना बाईपास या स्टेंट का, तो फिर दवाइयाँ जारी रखें। लेकिन अगर उस टेस्ट पे आता है कि आपको किसी ना किसी प्रोसीजर की ज़रूरत है, यानी स्टेंट या बाईपास की ज़रूरत है, फिर आपने डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से वो अपना प्रोसीजर करवाना है। अच्छा सर, ये जो बाईपास होता है इसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा बता दें अवाम की। देखिए बाईपास होता है कि जो ब्लॉकेज होती है, जहाँ पे नाली आपकी बंद है, उसको बाईपास करके आगे लगा दिया जाता है, यानी वहाँ पे फ्लो बंद है, बाईपास कर दिया जाता है। यानी एक नाली जा रही है और रास्ते में ब्लॉक्ड है, ठीक है। अब उसको या तो आप स्टेंट से खोलें उस जो ब्लॉक्ड है, या फिर सर्जरी में उसको बाईपास करके नाली के अगले हिस्से पे उसे ग्राफ्ट कर जोड़ लगा दें, तो उस ब्लॉक को बाईपास करते हैं। ठीक है। तो अगला जो पोर्शन है उसमें से फिर सारा ब्लड चला जाता है, ठीक होता है। ग्राफ्ट कहाँ से लेते हैं ये? ग्राफ्ट जो है एक तो सबसे जो अच्छा ग्राफ्ट होता है जिसे आर्टीरियल ग्राफ्ट कहते हैं, लीमा कहते हैं, लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी है, लेफ्ट साइड से लेते हैं, या राइट साइड से लेते हैं, रीमा कहते हैं, राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, तो ये लेते हैं, ये सबसे अच्छा ग्राफ्ट। रीमा लगा दी जाती है। रीमा लगा दी सही। अब रीमा वो लेनी नहीं, ये आर्टरी वाली वो लगा दी। सही। दूसरा जो है इसकी लाइफ लंबी होती है, ठीक है। वो किसी ने अच्छे सर्जन ने अच्छे तरीके से लगा दी, ग्राफ्टिंग सही होगी तो 15 साल 20 साल 25 साल तक ये सिलसिला चलता रहता है। दूसरा होता है वेन ग्राफ्ट का। वेन ग्राफ्ट जो है वो टांगों से जो वेन्स होती हैं वो निकाला जाते हैं, उसके दोनों एंड काट के एक एंड ऊपर मेन आर्टरी एओर्टा को लगाया जाता है और दूसरा जो है ब्लॉक से आगे लगाया जाता है। इसकी लाइफ थोड़ी होती है। सही। जो हमारी मेन आर्टरी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी जिसे हम मेलोडी कहते हैं, उसको हमेशा लीमा लगाते हैं। सही, ठीक है। उसकी वो यानी हम क्लोजिंग प्रोग्राम की इसी पे करते हैं कि उसमें रीमा लगाई जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। जी नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलते फिरते रहिए। हमारा मैसेज बार बार ये है कि अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, खाना कम खाइए और वॉक कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।